Hey guys, what's up? I am Shalini. Welcome to Bansal Tutorial. So guys, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी और रेलवे से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जो आपके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप जब क्वेश्चन को देखो, आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर सोचना है कि क्या इसका आंसर हो सकता है। क्योंकि देखो, आप एक बार अगर आप यहाँ पे गलत कर लोगे तो आप जब एग्ज़ाम में अगर बैठोगे तो आपको याद आ जाएगा कि भाई यहाँ पे मैंने ये चीज़ें गलत की थी। क्योंकि जो चीज़ें हम गलती करते हैं हम उसको नहीं भूलते हैं। तो आप यहीं पर एक बार गलती कर लो, एग्ज़ाम में जाके आपकी गलती नहीं होगी और आप वहाँ स्कोर कर पाओगे। तो जब भी कोई क्वेश्चन देखो उसका आंसर सोचो कि क्या होगा। एक कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो आप और सारे आंसर्स वहाँ पे लिखो आप, और लास्ट में एनालाइज करना आपकी कहाँ पे कौन से टॉपिक में कमी रह गई है। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अभी तक। मॉडर्न हिस्ट्री, आपके मिडिवल हिस्ट्री, कुछ मिक्स क्वेश्चन भी डिस्कस किए, कुछ एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कुछ हमने पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मिक्स में आपके सारे क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जो भी इम्पोर्टेंट आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। और आप डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट ज़रूर देखें। और आपको क्वेश्चन ये पूरा देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके ज़रूर डाउनलोड करें। और जो इस चैनल पे पहली बार आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। आज हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये पहला सीरीज़ है इकोनॉमिक्स का। आप डिस्क्रिप्शन पार्ट ज़रूर सुने, यहाँ हम टॉपिक वाइज एनालाइज कर रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए देखिए, पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप ऑलवेज होल्ड्स ट्रू? कौन सा संबंध हमेशा सच होता है? इनकम इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, इनकम इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, और सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और इनकम इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट। तो बताइए कौन सा जो है वो हमेशा सही होगा? रिलेशनशिप कौन सा हमेशा सही होता है? देखिए, आपको उसको एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप सोचिए क्या चीज़ें हैं जो हमेशा सही होल्ड करेगी इकॉनमी में। आई होप आपने इसका आंसर लिखा होगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार एलिमिनेशन मेथड से। सबसे पहले हम ऑप्शंस को हटाते हैं। देखिए, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, पहले हम देखिए आपका क्या पहला ऑप्शन क्या लग रहा है आपको सही है? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्या आप जितना इनकम कमाओगे, जो भी पैसे कमा रहे हो, सारा कंजप्शन में प्लस इन्वेस्टमेंट में गवा दोगे? क्या आप ऐसा करोगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट आप करोगे कि नहीं करोगे ज़रूरी नहीं है, और सारा पैसा कंजम्पशन में ही गवा दोगे ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा आपका ऑप्शन आता है सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। क्या आप जितना सेव करोगे उतना ही इन्वेस्ट करोगे? सोच के देखो। देखो, ये बहुत रेयर केस में होता है कि हम जितना सेव कर रहे हैं उतना ही इन्वेस्ट करें। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। नेक्स्ट है इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट। क्या आप जितना चीज़ें कमाओगे कंजम्पशन भी करोगे, सेविंग भी करोगे, प्लस इन्वेस्टमेंट भी करोगे? देखो, ये तीनों काम भी बहुत समझदार लोग करते हैं। और बेस मोटा मोटी अगर देखो पूरे इकॉनमी की एज ए होल बात करें तो ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है कि बंदा जितना इनकम अर्न कर रहा है फिर कंज्यूम भी करेगा, सेव भी करेगा और इन्वेस्टमेंट भी करेगा। हम लोग में से ज़्यादा लोगों की टेंडेंसी क्या होती है? पैसे थोड़े से खर्च कर लो, थोड़े से सेव कर लो। ज़्यादातर जो फैमिली होती है वो यही काम करती है। तो इकॉनमी एज ए होल की हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इनकम इक्वल टू क्या ज़्यादा सही रहता है? इनकम प्लस सेविंग, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 to इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का सिंबल है, मतलब ये चलता जा रहा है, कभी खत्म ना होने वाला, आप ऐसे समझो। और फिर 1 to इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो बताइए कौन सा आंसर है जो सही है? सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति किसके मध्य आता है? 0 to 1, और ये सारे ऑप्शन है आपके। बताइए इसका आंसर क्या है?
हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में अपने प्रीवियस भी कुछ क्लासेस में डिस्कस किया था। अब वो सारे क्वेश्चन भी ज़रूर देखना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आप डायरेक्टली बंसल ट्यूटोरियल की आप चैनल पे जाके भी डायरेक्टली देख सकते हो, सारे प्लेलिस्ट बने हुई हैं डिफरेंट आपके सीरीज़ के, तो आप ज़रूर देखें, वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो बताइए इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 to 1 के बीच में लाया करता है। अब सवाल ये उठता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है जितना आपका इनकम होगा उसके कंपैरेटिवली आपके कंजम्पशन में कितना चेंज होगा। समझ पा रहे हो आप? तो ये आप कैसे कैलकुलेट कैसे होता है, चेंज इन इनकम, जो चेंज होता है इनकम को उसको डेल्टा से दिखाते हैं। समझ रहे हो आप? ये डेल्टा का साइन है, चेंज का साइन है ये। बाय चेंज इन आपके इनकम, मतलब इनकम में जो चेंज हो रहा है तो आपके कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है। देखिए मार्जिनल का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट, कि आप एक एक्स्ट्रा यूनिट कितना ऐड कर रहे हो अपने कंजम्पशन में, आपके इनकम में अगर चेंज हो रहा है तो ये जो आपका MPC होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हमेशा क्या होगा, आपका 0 से बड़ा होगा। देखिए आप अगर कमाओगे, इनकम अर्न करोगे तो कुछ ना कुछ तो खर्च करोगे। देखो हर कोई इसलिए कमा रहा है ताकि पेट भर सके, कुछ खा सके या कहीं खर्च कर सके, तो कंजम्पशन कुछ ना कुछ तो करोगे। भले आप 1 रुपये की टॉफ़ी खाओगे लेकिन खाओगे ज़रूर, तो कंजम्पशन तो होगा ही होगा। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 0 से ज़्यादा होगा। तो ये हम कभी भी 0 तो हो नहीं सकता, तो ये हो गया आपका 0 से ज़्यादा। और फिर क्या, जितना कमाओगे उतना ही खर्च भी नहीं करोगे। समझ लो आप? तो क्या होगा, लेस देन 1, मतलब अगर आपने 1 रुपये कमा रहे हो तो 1 रुपये पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दो, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, रेयर देखने को मिलता है। इसीलिए हमने बात किया था जो इनकम जो है वो आपका कंजम्पशन प्लस सेविंग इकॉनमी में नज़र आता है। जब हमने पहला क्वेश्चन जो डिस्कस किया था वही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वो जो आपका कंज्यूम जो करोगे हमेशा लेस देन 1 करोगे कंज्यूम आपका, तो इसीलिए क्या होगा, जो ये होगा 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। आप समझ पा रहे होगे। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए आप यहाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी आप डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर भी एक्टिव रहती हूँ, तो आपके डाउट्स वहाँ पर भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट यूज्ड इन डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। तो कौन सा मेथड यूज़ नहीं होता है नेशनल इनकम डिटरमाइन करने के लिए। इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, और आपका एक्सपेंडिचर मेथड, और आपका इन्वेस्टमेंट मेथड। तो बताइए इसका आंसर क्या है, बोलिए गाइस इसका आंसर क्या लग रहा है आपको। Which of the following method is not used in determining income of the country? देखिए 3 तरह का मेथड होता है। अगर आपने पढ़ा होगा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 तरह का मेथड यूज़ किया जाता है, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन इन्वेस्टमेंट मेथड का यूज़ नहीं होता है। 3 ही मेथड होते हैं जिससे नेशनल इनकम, आपकी राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका क्या होगा, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सबसे पहले आपका इनकम मेथड है। अगर हम इनकम मेथड की बात करें तो इनकम मेथड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फैक्टर इनकम से आपका कैलकुलेट करते हैं कि फ्लो कितना हो रहा है आपका फैक्टर इनकम में, इससे हम जांचते हैं कि इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, आपकी राष्ट्रीय आय क्या है। तो अगर फैक्टर इनकम की बात करें तो ये 4 चीज़ों को मेजरली कैलकुलेट करता है। एक तो आपको लेबर, अगर आपने कोई भी चीज़, मान लो आप कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, मान लो मोबाइल की कोई कंपनी है वो प्रोडक्शन कर रही है, तो मोबाइल को बनाने में लेबर का यूज़ होगा। तो सबसे बड़ा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पहले आपका लेबर हो गया। फिर देखिए मोबाइल को बनाने में कैपिटल चाहिए होगा, पैसा कुछ इन्वेस्ट करना होगा, राइट, तो पैसा हो गया। फिर दूसरा आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो गया कि आपका कितना पैसा क्या लग रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा, जो चीज़ें आप, जो बंदा रिस्क ले करके किसी भी काम को शुरू कर रहा है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप हो गया।
तो उसका क्या होगा, प्रॉफिट उसको अर्न होगा। अगर आप किसी चीज़ में पैसा लगाते हो तो इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या सोच के इन्वेस्ट करते हो कि हमको पैसा मिलेगा रिटर्न में। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो गया, कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, कोई अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो पैसे की लालच में कर रहा है, तो जो उनको प्रॉफिट अर्न होगा तो रिस्क टेकर जो होंगे वो एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे। और लैंड, जहाँ पे आपने चीज़ों को लगाया है तो उस पर भी तो कुछ कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, राइट। तो ये जो फैक्टर और प्रोडक्शन का जो चीज़ें हैं, इस पे जो भी आपका इनकम जनरेट हो रहा है, इस पे जो भी आप खर्च कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें इनकम मेथड में कैलकुलेट होती है। फिर बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड की अगर बात करें तो इस मेथड में हम देखते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। ये जो जीडीपी होता है, यहाँ जो हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं, देखिए नेशनल इनकम मतलब हम जीडीपी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो सम टोटल ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन, कितना आप प्राइवेट कंजम्पशन पे कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, गवर्नमेंट कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है, क्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन पे कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और नेट एक्सपोर्ट कितना हो रहा है। एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, जहाँ पर भी नेट शब्द लग गया वहाँ टोटल मतलब जो सब कुछ माइनस करके जो आंसर आ रहा है वो नेट होगा। मतलब जितना आपने एक्सपोर्ट किया, बाहर सामान भेजा, जितना आपने इंपोर्ट किया, मंगवाया, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो नेट एक्सपोर्ट निकल जाएगा। अब देखिए एक्सपोर्ट को याद करने का तरीका है एग्जिट, मतलब बाहर जा रहा है, एक्स से एग्जिट बाहर जा रहा है, और नेक्स्ट जो बच जाएगा इंपोर्ट मतलब अंदर आ रहा है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, तो इससे जो कैलकुलेट होगा वो आपका क्या होगा, नेशनल इनकम होगा, जीडीपी होगा। अब प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं, क्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड की बात करते हैं। इस मेथड में क्या होता है, हम टर्म्स किसमें मेजर करते हैं, गुड्स और सर्विसेज, जितने भी इसका मनी में जो भी टर्म है, मनी जितना वैल्यू है इस गुड्स और सर्विसेज का, पूरे इकॉनमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उसको जो भी इसका मनी वैल्यू है उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि आपका नेशनल इनकम क्या होगा। और यहाँ जो गुड्स को लिया जा रहा है, ऐसे गुड्स को कैलकुलेट करते हैं जो कि कंजप्शन पर्पस के लिए लिया जा रहा है, मतलब फर्दर उसका यूज़ नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में। जैसे मान लीजिए कोई चाय है, टी है, अब टी को बनाने में चीनी का भी इस्तेमाल हो रहा है, और जो फाइनल जो गुड आ रहा है उसमें चाय पत्ती, चीनी और आपका दूध तीनों मिक्स करके टी की कॉस्ट आ रही है। तो अब इंडिविजुअली चीनी और चाय पत्ती का कॉस्ट अलग से ऐड नहीं करेंगे। अगर हम ये अलग से ऐड करते हैं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी और आपका जो आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब आप इस तीनों मेथड से कैलकुलेट करते हो इकोनॉमिक नेशनल इनकम को, तो हमेशा आंसर सही आएगा, मतलब एक ही आएगा। अगर प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो तो एक ही आंसर आएगा, एक्सपेंडिचर से करोगे तो भी एक आंसर आएगा, और इनकम से करोगे तो भी एक आंसर आएगा। तीनों से सेम ही आंसर आने वाला है, चेंज नहीं होगा आपके आंसर में। फिर गाइज आपका ये क्वेश्चन रह गया था, of dash of an input is defined as a change in output per unit of change in input where all other inputs are held constant। मतलब इनपुट को डैश के परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है जब इनपुट में परिवर्तन के प्रति यूनिट उत्पादन में अन्य सभी आदानों को स्थिर रखा जाता है। मतलब आप मान लो जब इनपुट में परिवर्तन करते हो, इनपुट में कुछ चेंजेस करते हो, प्रति यूनिट में अगर एक यूनिट चेंज करोगे इनपुट में तो आपका आउटपुट भी चेंज होगा, लेकिन और सारा इनपुट कांस्टेंट रखोगे। मतलब अगर आपके इनपुट मान लो आप 4 चीज़ों का यूज़ कर रहे हो किसी सामान को प्रोड्यूस करने में, किसी एक चीज़ में अगर चेंज करोगे तो आउटपुट में भी चेंज होगा, तो उसको क्या बोलते हैं बताइए। इसका आंसर आप समझ जाओगे अगर आपने पिछले वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो। मार्जिनल प्रोडक्ट, प्रोडक्शन फंक्शन, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलिए आप। देखिए इसका आंसर है मार्जिनल प्रोडक्ट। देखिए मार्जिनल का मतलब क्या होगा कि एक जो एक्स्ट्रा यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहे हो आप, मार्जिनल का मतलब मैंने आपको बताया जो भी आप एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करोगे वो होगा मार्जिनल प्रोडक्ट। तो जब भी आप किसी एक आउटपुट में इनपुट में चेंज करते हो, अगर मान लो आपने पहले 4 इनपुट का इस्तेमाल कर रहे थे, इनपुट मतलब हो गया आप 4 चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे कोई सामान को प्रोड्यूस करने के लिए। अब 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया तो आपको 5 आप प्रोडक्ट बना पा रहे थे, फाइनल गुड सही है, लेकिन आपने वही एक यूनिट अगर बढ़ा दिया, एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ा दी इसमें, तो आपका प्रोडक्शन में जो इंक्रीज़ हुआ वो इंक्रीज़ हो गया 8। तो जो 3 जो एक्स्ट्रा यूनिट जो इंक्रीज़ हो रहा है, जो आपका 3 जो एक्स्ट्रा यूनिट इंक्रीज़ हो रहा है, इसको बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। आप समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट को।
इसको बोलेंगे क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो हम जो है ये 4 में से 4 तरह का सामान था, लेकिन एक ही सामान को बस बढ़ाए और 3 सामान को कांस्टेंट रखे, और आपका प्रोडक्ट कितना इंक्रीज हो गया, 3 यूनिट एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया। पहले आपका 5 हो रहा था, अब क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। तो ये जो 3 यूनिट जो एक्स्ट्रा होगा वो हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल का मतलब होता है कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट, ये दिमाग में रखना है आपको, क्योंकि मार्जिनल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेशनल इनकम कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज reduced of common basis but being measured in terms of money. Who says this? राष्ट्रीय आय में सामान और सेवाओं का एक संग्रह होता है जिसे पैसे की अवधि में नापा जाता है। वह किसने कहा था? ये जो स्टेटमेंट था किसने बोला था? सैमुएल्सन ने बोला था, कुंजनेट्स ने बोला था, हिक्स ने बोला था और पिग्यू ने बोला था। तो बताइए किसने बोला था, क्योंकि ऐसे सवाल भी आते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने बोला था, किसके द्वारा बोला गया था। तो इसका आंसर बताइए आप क्या होगा। देखिए इसका आंसर है हिक्स ने बोला था ऐसा। हिक्स एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने बहुत ही अच्छी थ्योरी दी है जिसको इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, जनरल इक्विलिब्रियम एंड वैल्यू थ्योरी। तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इनकी बुक है वैल्यू एंड कैपिटल। हमने जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में अपने प्रीवियस किसी क्लासेस में डिस्कस किया था। उसमें हमने बात किया था जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है। बेसिकली ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता है। इकोनॉमिक्स 2 तरह का इकोनॉमिक्स होता है, एक माइक्रो और एक माइक्रो। माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पे देखता है, मतलब किसी एक आप जगह को देखता है कि आपका क्या है। मतलब कहा जाए तो माइक्रो में क्या होता है कि हम एक चीज़ देखते हैं, इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर फर्म के बारे में बात के लिए कि मेडिसिन का फर्म है या इसका फर्म है या इसका फर्म है, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में हम बात करें, कंपनी के बारे में बात करें। लेकिन मैक्रो होगा तो ये पूरा एज ए होल देखेगा, पूरे इकोनॉमी को लेगा, पूरे अर्थव्यवस्था को काउंट करेगा। समझ पा रहे हो आप? तो इसमें ये जो जनरल इक्विलिब्रियम की जो थ्योरी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आपका अप्लाई होती है। इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कि डिमांड और सप्लाई, आपके एग्रीगेट जो डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है, मतलब पूरे इकोनॉमी में जितनी भी डिमांड हो रही है और पूरे इकोनॉमी में जितनी भी सप्लाई हो रही है उसके बीच के बैलेंस को बेसिकली ये बात करता है कि इसके बीच में बैलेंस होना चाहिए या फिर एग्रीगेट डिमांड आपका एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी क्या है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड इन ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग वेज, सम ऑफ द एक्सपेंडिचर, सम ऑफ ऑल आउटपुट, सम ऑफ ऑल सेविंग और सम ऑफ ऑल इनकम। अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन को आंसर को सही कर दोगे। तो बताइए इसका आंसर क्या है, फटाफट बताइए। आप सभी का सही होना चाहिए ये आंसर। तो राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी तरीकों से की जा सकती है। देखिए अभी हमने बात किया है कि जो नेशनल इनकम है उसका 3 मेथड है कैलकुलेट करने का, एक एक्सपेंडिचर मेथड, एक आउटपुट मेथड और एक सेविंग मेथड, सॉरी एक इनकम मेथड। सेविंग मेथड का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, 3 ही मेथड होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, ग्रीन जीएनपी क्या है। तो बताइए द टर्म जो है ग्रीन जीएनपी वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज करता है, किस चीज़ पे जोर देता है? रैपिड ग्रोथ ऑफ जीएनपी, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बताइए किसके बारे में ज़्यादा बात करता है आपका ग्रीन जीएनपी? आप ग्रीन से समझ पा रहे हो कि ग्रीन का मतलब क्या है? देखिए यार अगर हम ग्रीन जीएनपी की बात करें तो ग्रीन से ही समझ में आ रहा है कि इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है, मतलब हरा भरा होना चाहिए इन्वायरमेंट, इसके बारे में बात कर रहा है। देखिए ग्रीन जीएनपी जो होता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से होता है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कैसे होगा, पहले क्या होता था, हम जीडीपी से कैलकुलेट करते थे कि आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है। हर कंट्री जीडीपी से ही ग्रोथ करता था, ग्रोथ को कैलकुलेट करता था। तो इकोनॉमिस्ट ने जो थे आपके सोशल वर्कर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया इस चीज़ को, भाई कि तुम जीडीपी से क्यों कैलकुलेट करते हो आप लोग। जीडीपी तो आपने जो इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाया है, किसी को भी ग्रोथ को अचीव करने में, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो।
तब ग्रीन जीएनपी का कॉन्सेप्ट उभर कर आया। इसमें बताया गया कि आप कितना रिसोर्सेज को तहस नहस करके इतना ग्रोथ अचीव कर रहे हो, आप इतने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है, आपने इन्वायरमेंट को इतनी क्षति पहुंचाई है, इतनी आपने डिस्ट्रॉय किया है इन्वायरमेंट को। ये इसकी बात करता है कि इसका जो कॉस्ट है वो आपका इन्वायरमेंट पे क्या पड़ा। आपने भाई इतना ग्रोथ तो कर लिया, लेकिन इन्वायरमेंट भी तो कुछ नुकसान हुआ इन्वायरमेंट पे। इसकी बात ये ग्रीन जीएनपी करता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है एक वाइड कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब होता है कि आप डेवलपमेंट तो करो, लेकिन जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो नेचर पे डाल रहे हो वो मत करो भाई। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि नेचर को ही खत्म कर दो, समझ पा रहे हो। तो जीएनपी जो है वो आपका क्रिटिसाइज करके जीडीपी का किया गया, तब ग्रीन जीएनपी का कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आया। देखिए, नेट नेशनल इनकम क्या होता है? नेट नेशनल इनकम प्रोडक्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग रेफर्स टू राष्ट्रीय आय लेखांकन में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को संदर्भित करता है। क्या? जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, जीडीपी प्लस डिप्रिसिएशन और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिप्रिसिएशन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सब्सिडी प्लस सब्सिडीज। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बताना है आपको कि वो किस चीज़ को अकाउंट करता है। आंसर बताइए। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, इसके बारे में हम अभी बहुत ब्रीफली जानेंगे, लेकिन इसके पहले आप अनुमान लगाइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, हम बात करते हैं डिप्रिसिएशन की, कि डिप्रिसिएशन क्या होता है, पहले हम बात करते हैं, क्योंकि डिप्रिसिएशन काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो अगर आप डिप्रिसिएशन की बात करें तो डिप्रिसिएशन, देखो, जब भी आप कोई चीज़ का प्रोडक्शन करोगे तो कुछ इन्वेस्ट करोगे, कोई फिक्स्ड एसेट जरूर लगाओगे, लाइक मशीनरी लगाओगे या कोई और इक्विपमेंट का यूज़ करोगे। तो इसमें क्या होता है, आपने एक बार तो खर्चा कर दिया, लेकिन इस पर कुछ कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा एड ऑन लगता रहता है उसको मेंटेन करने में। कभी आप कोई मशीनरी का यूज़ कर रहे हो, कभी उसका स्क्रू ढीला हो गया, कभी उसको ग्रीसिंग करने की ज़रूरत हो गई, कभी कुछ और इसमें खराबी आ गई, कभी इसमें जंग लगने की प्रॉब्लम हो गई। तो क्या होगा, हर टाइम आपको उसको मेंटेन करने के लिए कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। वो कॉस्ट को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। समझ पा रहे हो आप? उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी बेसिकली गवर्नमेंट देती है। सब्सिडी आपको, सब्सिडी के बदले कोई गुड्स या सर्विसेज गवर्नमेंट को नहीं देना होता है, फ्री में मिलता है। आपको एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी मिलता है, तो और भी चीज़ों पे सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। तो सब्सिडी ये हो गया, डेप्रिसिएशन की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं जीडीपी क्या होता है। देखिए, जीडीपी की अगर हम बात करें तो जीडीपी का मतलब होता है कि एक साल में, किसी भी एक साल में आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, मतलब आपकी जितना भी जो एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है, उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन किया गया है किसी के द्वारा भी, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो नॉन सिटीजन हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो जितना भी प्रोडक्शन कर रहा है वो जीडीपी के अंदर आएगा। आप समझ पा रहे हो? जीडीपी मतलब ग्रॉस, मतलब एक साल के अंदर आपके इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो सिटीजन चाहे वो नॉन सिटीजन, मतलब वो भारतीय मूल का हो चाहे ना हो, उसका सारा जो कॉस्ट होगा, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी जो भी वैल्यू होगी, वो हम जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। और आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसमें डेप्रिसिएशन का कॉस्ट इंक्लूड होता है। ग्रॉस मतलब पूरा ग्रॉस, मतलब उसमें आपका डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा। लेकिन वही हम एनडीपी की बात करें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जहाँ नेट शब्द जुड़ गया वहाँ हो गया आपका ग्रॉस, वहाँ पे ग्रॉस में माइनस कर दोगे आप डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नेट में से हमेशा माइनस होगा, तो आपको ध्यान रखना है। जीडीपी मतलब क्या, आपको प्लस डेप्रिसिएशन, और जी अगर आप एनडीपी की बात करोगे, एक मिनट, अगर आप एनडीपी की बात करोगे तो उसमें हो जाएगा माइनस डेप्रिसिएशन। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगर एनपी की बात करें तो पहले आपको जीएनपी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर हम जीएनपी की बात करें तो जीएनपी आप समझ पा रहे हो कि जीएनपी जो है, अगर जीएनपी जो वर्ड है वो कहाँ से आया, आपका जीडीपी से आया है ना। देखिए, एन है, यहाँ पे डी है, जी और जी तो कट गया आपका,
जी और जी तो कट गया आपका, टी पी कट गया, लेकिन ये जो एन है और जो ये डी है ये ही डिफरेंस है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स, ग्रॉस जीडीपी प्रोडक्ट। एन मतलब क्या, नेशनल मतलब कंट्री की बात कर रहा है। तो जीएनपी में क्या हो जाता है बच्चे कि जीएनपी में क्या होगा, जो भी चीज़ें आपके इकॉनमी के अंदर प्रोड्यूस किए जा रही है नॉन सिटीज़न द्वारा, मतलब वो जो बंदा है वो भारतीय मूल का नहीं है, भारत में नहीं रह, मतलब भारत का नहीं है, भारतीय नहीं है। देखिए जब भी कोई काम होता है तो कुछ लोग आते हैं, कुछ बंदे बाहर से आते हैं हमारे यहाँ काम करने के लिए, फॉरेनर्स जिसको हम बोलते हैं, और हम बाहर जाते हैं दूसरे देशों में 4 पैसे कमाने के लिए, तो हम उनके लिए फॉरेनर्स हो जाते हैं और वो हमारे लिए फॉरेनर्स हो जाते हैं। तो जो ये लोग हैं जो इंडिया में आए हैं बाहर से, कुछ काम बाहर से आए हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके द्वारा जो मनी प्रोड्यूस किया जा रहा है, उनके द्वारा इकॉनमी में जो चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही है उसके जो वैल्यू है उसको हम माइनस कर देंगे, मतलब बाहर के फॉरेनर्स की वैल्यू जो है गुड्स की उसको माइनस कर देंगे हम जो बाहर जाके हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब जो हम लोग हैं इंडियंस जो हैं बाहर जाके काम कर रहे हैं और वहाँ से जितना वैल्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स का, उस दोनों को माइनस कर देंगे, मतलब फॉरेन की वैल्यू माइनस इंडियन की वैल्यू। समझ पा रहे हो, ये जो बंदा है इंडियन का बंदा है, बाहर गया हुआ है, वहाँ पे कुछ पैसा 4 पैसा कमा रहा है ये बंदा, और ये बंदा जो है वो बाहर से आया है इंडिया में और कुछ पैसा यहाँ बैठ के कमा रहा है। इस दोनों पैसे को माइनस कर देंगे। मान लो ये बंदा जो है, जो फॉरेनर्स वाला है, जो हमारे इंडिया में आया है, वो कितना पैसा कमा रहा है, वो कमा रहा है आपका, टोटल बात करें तो हम कि 200 रुपया कमा रहा है मान लो, जो फॉरेनर वाला बंदा है, और जो इंडियन वाला बंदा है जो बाहर गया था कमाने के लिए 300 रुपया कमा रहा है। तो जो ये 300 रुपया कमा रहा है और जो ये 200 रुपया कमा रहा है, दोनों को माइनस कर देंगे, जो 100 रुपया आएगा वो आपका नेट आएगा, नेट एब्रॉड इनकम, मतलब आपका कितना इनकम टोटल हो रहा है। तो जीएनपी की जब हम बात करते हैं तो जीडीपी का में क्या होता है, ये पैसा इंक्लूड होता है। जैसे मैंने आपको बात किया कि हम जीडीपी की जब बात करते हैं तो उसमें जो क्या होता है, जितने लोग भारत के अंदर काम कर रहे हैं उसका पैसा इंक्लूड होता है। समझ पा रहे हो आप। तो जीडीपी में प्लस डेप्रिसिएशन प्लस जो भी बंदे, जो भी सिटीजन है चाहे नॉन सिटीजन है, वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी जीडीपी में। तो आपका क्या हो गया, जीडीपी ये हो गया। लेकिन अगर हम जीएनपी की बात करें तो आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा जीडीपी में से आपका नेट एब्रॉड इनकम, नेट जो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है वो माइनस हो जाएगा। समझ पा रहे हो। हमने ये कैलकुलेट कैसे किया कि 300 रुपया हमारा बंदा बाहर जाके कमा रहा है और 200 रुपया बाहर का बंदा हमारे इकॉनमी में बैठ के कमा रहा है। तो जो 100 रुपया जो आएगा वो हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो आपका जीएनपी हो गया जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। लेकिन अगर हम बात करेंगे एनएनपी की, नेट नेशनल प्रोडक्ट, हमने जीएनपी की बात किया तो जब मैंने आपको बताया जहां नेट लगा वहां समझ जाना डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है एनएनपी में, आपको एनएनपी में बस आपको जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन करना है। आई होप गाइस कि आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो रहा होगा। काफ़ी सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। देखिए जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन मैंने आपको पूरा समझाया है बहुत अच्छे से। आई होप आप ये क्लियर हो गया होगा आपका। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम दोबारा इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफ़र पेमेंट मीन्स, ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब क्या है। ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स, ऑल ऑफ द एबव। तो ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है बताइए आप। देखिए हम ट्रांसफ़र पेमेंट की बात करें तो उसका मतलब होता है कि ऐसा गुड्स और सर्विसेज जो आप किसी बंदे को दे रहे हो लेकिन उसके बदले, आप किसी को पैसे दे रहे हो लेकिन उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज आपको नहीं मिल रहा है, आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, आप फ्री में दे रहे हो। मान लो आपने भिखारी को 300 रुपये दे दिए, दोगे नहीं आप, मुझे पता है बहुत कम लोग इतने पैसे देते हैं। तो आप मान लो 300 रुपये भिखारी को दे दिए, लेकिन वो बदले में कोई गुड्स और सर्विस तो देगा नहीं कि भाई ये सामान ले जाओ या ये मैं आपके घर में काम कर देता हूँ, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ये 300 रुपये मुफ्त में चले जाएंगे आपके। तो जो ये 300 रुपये जो आपने दिया है ये हो गया आपका ट्रांसफ़र पेमेंट। तो देखिए ओल्ड एज पेंशन में क्या होता है, गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, आपको वापस कुछ नहीं मिल रहा है, कोई गुड्स कोई सर्विसेज नहीं मिल रहा है।
गवर्नमेंट बैठा के पैसे दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन मिल रहा है, पैसा आप इसके बदले कोई गुड्स और कोई सर्विसेज गवर्नमेंट को नहीं वापस मिल रहा है। सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स हो रहा है, लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट को उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है। तो सब्सिडीज़ भी बहुत अच्छा उदाहरण है आपका ट्रांसफ़र पेमेंट का। सब्सिडीज़ गवर्नमेंट आप लोग को देती है, लेकिन सब्सिडीज़ के बदले गवर्नमेंट कोई चार्ज नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द एबव। चलिए गाइज, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप लोग जब लाइक करते हो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। तो प्लीज़ लाइक क्या करो, एक सेटिस्फैक्शन सा मिलता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, और भी अच्छे से बनाने का भी मन करता है नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो और शेयर्स किया करो लोगों के साथ, ताकि लोगों को भी पता चले, उनको भी डाउट्स क्लियर हों कहीं अगर रह गए हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी इक्वल्स। तो आपका डिफरेंस जो है जीएनपी और एनएनपी का किसके इक्वल होता है? अभी हमने बात की है जीएनपी के बारे में ब्रीफली और एनएनपी के बारे में ब्रीफली। आप इसका क्वेश्चन नहीं गलत करोगे अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से सुना होगा, उसका डिस्क्रिप्शन पार्ट। कॉर्पोरेट प्रॉफिट, पर्सनल टैक्सेस, ट्रांसफर पेमेंट और डेप्रिसिएशन। बताइए डिफरेंस क्या है जीएनपी और एनएनपी के बीच में? देखिए इसका आंसर है आपका डेप्रिसिएशन। देखिए अभी हमने बात किया जीएनपी में हमेशा डेप्रिसिएशन ऐड होगा। जी में ग्रॉस का मतलब डेप्रिसिएशन ऐड है, और एनएनपी मतलब नेट, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। तो इस बात का कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है। तो डिफरेंस क्या हो गया आपका? एनएनपी और जीएनपी में आपका डिप्रिसिएशन का आपका डिफरेंस हो गया। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम आपके लिए ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस लाते रहते हैं। हम हिस्ट्री भी डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। अभी हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी पूरी फिनिश कर ली है। अब हम क्लास 8 की एनसीईआरटी हमने शुरू की है, मिडिवल इंडिया। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो उस एनसीईआरटी की सीरीज़ में। आप ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। टेलीग्राम चैनल पे आप डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। डिस्कशन वाला पार्ट आप ज्वाइन करके, बंसल ट्यूटोरियल्स के ही नाम से टेलीग्राम है, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझसे आप पर्सनली कनेक्ट रह सकते हो। गाइस प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को। तो थैंक यू सो मच गाइस।